नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। गजनवियों का अंतिम शासक मलिक खुसरो को 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कैद किया और कैद करने के बाद पराजित करके उसे मार डाला था और एक नए राजवंश गोरी वंश का यहाँ से उदय होता है। गजनी के पतन के बाद एक नए राजवंश गोरी वंश का उदय हुआ। गोरी वंश गोर पहाड़ी क्षेत्र गजनी और हेरात के बीच था। इस पहाड़ी क्षेत्र के गोरी थे। गोर क्षेत्र में 1155 ईस्वी में एक व्यक्ति था अलाउद्दीन हुसैन नाम का। उसने गजनी पर आक्रमण किया और गजनी के क्षेत्र में आग लगा दी थी और इसलिए अलाउद्दीन हुसैन को जहां सोज कहा जाता है। उसके बाद 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गजनी के पास गोर रियासत की स्थापना करी। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का भाई था मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और यही आगे चलकर मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन ने गिज के तुर्कों के ऊपर आक्रमण किया। गिज के तुर्कों पर आक्रमण करने के बाद वहां से उन तुर्कों को गजनी से भगा दिया और भगाने के बाद अपने भाई मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को वहां का शासक बना दिया और इस प्रकार मोहम्मद गोरी का उदय हुआ। मोहम्मद गोरी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था भारत पे और ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इससे पहले आने वाले शासकों ने भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहा बल्कि अधिक से अधिक धन लूटना चाहा, जबकि मोहम्मद गोरी शासन स्थापित करने की चाह से भारत आया था। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर किया गया। मुल्तान का उस समय शासक करमाथी वंश का था। इस आक्रमण में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। 1176 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण सिंध के ऊपर किया गया। सिंध में भी वो विजयी रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का तृतीय आक्रमण गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड या मूलराज द्वितीय के ऊपर किया गया। भीमदेव सेकंड ने अपनी विधवा माता नायिका देवी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी। नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। गोरी की ये प्रथम हार थी। आबू राजस्थान के समीप यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का नेतृत्व भीमदेव सेकंड की माता नायिका देवी ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन हरियाणा करनाल के पास थानेसर और भटिंडा के बीच का क्षेत्र है, दिल्ली से लगभग 113 किलोमीटर दूर। वहाँ पर यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के शासक थे और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में फिर से हुआ। युद्ध से पूर्व गोरी ने अपना एक दूत भेजा किवाला उल मुल्क को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था। इस युद्ध में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली थी। मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और हार होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया और इस प्रकार भारत में तुर्की सत्ता की नींव डाली गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर राजस्थान को अपना कर्मस्थली बनाया। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। फिरोजाबाद यूपी और इसके आसपास का क्षेत्र चंदावर, यहाँ पर मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। गोरी को पृथ्वीराज के खिलाफ भड़काने वाला शासक जयचंद गढ़वाल ही था। जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। इस चंदावर के युद्ध में गोरी ने जयचंद गढ़वाल को मार डाला था। मारने के बाद गोरी मध्य एशिया के अभियान पर चला गया और भारत का प्रशासन अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर जाता है और इसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन संभाल नहीं पाता है तो उसकी सहायता के लिए फिर से गोरी वापस आता है और इस गोरी को दैमक नामक स्थान पर खोखर जाति के जातों ने मार डाला था। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। 1206 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल समाप्त हो जाएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार डाला और मारने के बाद भारत में मुगल वंश की नींव डाली जाती है। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्धभूमि में मारा जाने वाला एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश मुख हैं। इन लगभग 320 वर्षों में
5 राजवंश आए। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी, जिसने 30 वर्ष सबसे छोटा वंश था खिलजी वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के बीच का समय गुलाम वंश के अंतर्गत आता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक से अनुरोध किया कि आप शासक बन जाइए, और लोगों के अनुरोध पर जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम बनने से पूर्व बहुत सुरीले स्वर में कुरान का पाठ किया करता था, इसलिए इसे कुरान खां कहा जाता था। इसकी अन्य उपाधियां हैं हातिम ताई, उदार हृदय वाला शासक, लाख बख्श, लाखों का दान देने के कारण इसने स्वयं उपाधि धारण करी थी। मलिक ए सिपह सलार की उपाधि धारण करी थी और इसी रूप में वो शासन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर ईरान के काजी फखरुद्दीन ने गोरी से गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम इस्लाम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच में, या कहीं कहीं पर यह मिलता है 1192 से लेकर 1196 के बीच में ये निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अफगान के एक जाम की मीनार हुआ करती थी, उस जाम की मीनार से प्रभावित होकर इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है कुतुब मीनार और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 72.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। 391 इसमें सीढ़ियाँ हैं। 237.86 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। इसकी प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरी से लेकर चौथी मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने कराया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना था। इसी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। पाँचवीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। पाँचवीं मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी। चौथी और पाँचवीं मंजिल पर बिजली गिरने के कारण या टूट जाने पर पुनः फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण 1192 ईस्वी में गोरी के आदेश पर अजमेर में ऐबक द्वारा करवाया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में चौहान की राजधानी व किला तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है, वहां पर उन्होंने आक्रमण किया था और यहीं पर संस्कृत के महाविद्यालय सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय को तोड़कर इसका निर्माण विग्रह राज फोर द्वारा बीसल देव द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। कुव्वत उल इस्लाम भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है, जो कि दिल्ली में स्थित है और इसका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर। अफगान की जाम मीनार से प्रेरित होकर यह निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल आकाशीय बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी। अगले वीडियो में हम जानेंगे पूरे गुलाम वंश के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में जानेंगे गुलाम वंश की पूरे इतिहास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।